केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो अपने कंटिन्यू टॉपिक था भूकंप तथा ज्वालामुखी, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। इस जो क्लास के अंदर अपने डिस्कशन का जो विषय रहेगा वो विश्व में भूकंप के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, या विश्व में यूँ कहते हैं कि भूकंपों का जो विश्व वितरण है उसको देखेंगे। तो कल जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपने भूकंपों का जो वर्गीकरण है उसको देखा था। अभी जो अपनी क्लास है उसके अंदर ये देखेंगे कि वैसे तो अपन ये कह सकते हैं सामान्य तौर से कि जो भूकंप है उनका जो क्षेत्र होता है वो निश्चित नहीं हो सकता है, क्योंकि भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो किसी भी जगह और किसी भी समय है घटित हो सकती है। इसीलिए इसका सामान्य तौर से तो अपन देखते हैं कि इसका जो भी क्षेत्र होता है वो किसी भी भूभाग के अंदर निश्चित नहीं हो सकता है। फिर भी अपन मानते हैं कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको आधार पर ये कह सकते हैं कि विश्व में ऐसा अगर क्षेत्र मिलता है, यानी एक प्रकार की ऐसी भौगोलिक दशाएं मिलती है जहाँ पे वो भौगोलिक दशाएं मिलेगी। मुख्य रूप से वो 4 प्रकार की होती है, अभी अपन देखेंगे। तो जहाँ पे वो उस प्रकार की 4 भौगोलिक दशाएं मिलती है वहाँ पे भूकंप है उसके आने की संभावना है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो अपन सामान्य रूप से ये देखते हैं कि 4 ऐसी दशाएं रहती हैं अगर ये 4 प्रकार की दशाएं आपको देखने को मिलती है किसी भी भूभाग के ऊपर, तो वहां पे जो भूकंप है आने की संभावना अधिक होगी। यानी ये जो 4 भौगोलिक दशाएं है वो अगर किसी भी क्षेत्र में पाई जाती है तो वहाँ पे जो भूकंप है उसके आने की क्या रहती है, संभावना है वो अधिक रहती है। तो वो 4 भौगोलिक दशाएं कौन सी है उसको देखेंगे। पहला रहता है नवीन वलित जो पर्वत होते हैं वो रहते हैं। जहाँ पे अपन देखते हैं कि जो नवीन वलित पर्वतमालाएं होती है वहाँ पे जो भूकंप है उसके आने की जो संभावना है वो अधिक है, वो देखने को मिलेगी। और जो नवीन वलित पर्वत है वहाँ पे जो भूकंप आने की संभावना होती है वो लगभग 40% है वो पाई जाती है। ये पूरे विश्व का मतलब अगर देखते हैं कि जो वलित पर्वत, एक तो वलित पर्वत वाला एरिया वहाँ पे विश्व में भूकंप की अगर दृष्टि से देखा जाएगा तो वहाँ पे 40% भूकंप आने की संभावना रहती है पूरे विश्व का। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है इससे भी ज़्यादा है, सागर व स्थल का जो मिलन क्षेत्र रहता है यहाँ पे भूकंप आने की संभावना 50% रहती है पूरे विश्व का। यानी अपन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप आने की संभावना रहती है वो सागर तथा जो जल का मिलन स्थल रहता है वहाँ पे रहती है। ठीक है, अब सागर तथा स्थल का भी हो सकता है, तो या सागर तथा जो द्वीप होता है उसका भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब होगा सागर तथा महाद्वीप भी हो सकता है, सागर तथा द्वीप भी हो सकता है। ठीक है ना। ये तो जहाँ पे इस प्रकार का अगर जो भूभाग है वो देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का अगर सिस्टम देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे जो भूकंप है उसकी संभावना कितनी बढ़ जाएगी, 50% है वो बढ़ जाएगी। फिर रहता है जो ज्वालामुखी क्षेत्र होता है वो रहेगा।
ये तो ज्वालामुखी क्षेत्र है, वहाँ पे भी अपन देखते हैं कि जो भूकंप है वो उसके आने की संभावना है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। फिर अपन ये देखते हैं कि जो चौथा एरिया रहता है, जो विनाशी प्लेट किनारे होते हैं वो देखने को मिलेंगे। मतलब जो विनाशकारी प्लेट किनारे होते हैं ये चार ऐसी जगह होती है, क्योंकि देखिए भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है कि उसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, लेकिन अगर इस प्रकार का अगर कोई एरिया आपको दिखने को मिल रहा है विश्व के किसी भी भाग के अंदर, पृथ्वी के किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे भूकंप है उसके आने की संभावना क्या रहती है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि विश्व में जो भूकंप का प्रमुख जो क्षेत्र है उसको अपन 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। यानी अगर इन भौगोलिक दशाओं को अगर देखने के बाद ये देखा जाएगा कि विश्व में भूकंपों का जो वितरण होगा वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और इसीलिए इसका 3 प्रकार का वर्गीकरण देखा गया है। एक तो है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी होती है वहाँ पे, दूसरा है मध्य महासागरीय पेटी, और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। अब देखिए पहला जो है भूकंपों का विश्व वितरण में जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है उसके अंदर क्या रहती है जो कंडीशन, वहाँ पे भी अपन देखिए जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है उसको अगर अपन देखते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये अब ये तो आपको इतना तो नॉलेज हो गई कि प्रशांत जो महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और अपन ये मानते हैं कि एशिया का पूर्वी भाग से लेकर जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है उसका पश्चिमी भाग तक, दोनों ये जो तट है एशिया का पूर्वी तट एशिया महाद्वीप का, और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वो प्रशांत महासागर से लगता है। किससे लगता है? प्रशांत महासागर से। अब देखिए, अब पहले अपन भूकंप का जो विश्व वितरण पढ़ेंगे उससे पहले इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि जो नवीन वलित पर्वत क्षेत्र है वहाँ पे जो भूकंप है वो ज़्यादा अधिक क्यों आते हैं, और सागर व स्थल का मिलन होता है वहाँ पे भी भूकंप है वो ज़्यादा क्यों आते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे कि जो नवीन वलित पर्वत है उस क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं उसके पीछे ये कारण रहता है कि जब संपीड़न की जो क्रिया होती है तो क्या है, 2 चट्टानें होती है, सेल होती है या जो प्लेटें होती है वो क्या होती है, एक ही दिशा में क्या करती है, कंप्रेस करती है, एक ही दिशा में क्या करती है, उसका गमन होता है। क्या होगा? अब जब ये गति तीव्रता से तथा अचानक घटित होगी तो वहाँ की जो सेल होती है उसके अंदर क्या होगा, बदलाव हो जाएगा, उसके अंदर टूट फूट होनी है वो शुरू हो जाएगी, उससे क्या होगा, कंपन होगा, और उससे किसकी उत्पत्ति होगी है, वो भूकंप की उत्पत्ति होगी। अब विश्व के जितने भी नवीन वलित पर्वत है, चाहे वो रॉकी हो, एंडीज हो, आल्पस हो, हिमालय हो, इन सभी क्षेत्रों के जो भाग है वहाँ पे वलित पर्वतमाला है, और उस वलित पर्वतमाला क्या है कि वो अपनी युवा अवस्था में, नवीन शब्द का मतलब ही है कि वो अभी भी उसके उत्थान की जो दर है वो क्या है, जारी है, वो अभी भी ऊपर उठ रहा है। तो उस वजह से वहाँ पे जो प्लेटें होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, हलचलें हो जाती है, उससे ज़्यादा और बड़ा तीव्रता का जो भूकंप है वो आने की संभावना रहती है। अब सागर व स्थल का मिलन है उससे भी ज़्यादा योगदान रहता है उसका। इसमें क्या होगा कि एक तो तट होता है सागर का, दूसरा तट होगा स्थल का, मतलब
कहने का मतलब जलीय तथा स्थलीय भाग जहाँ पे आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे स्वाभाविक रूप से वो तटीय भाग ही होगा। अब क्या होगा, जो पानी होता है वो रिस कर धीरे धीरे क्या होगा, स्थल के नीचे वाले भाग में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्थल के नीचे वाले भाग में। तो क्या कि नीचे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहाँ पे ताप ज़्यादा है, तो वो जो पानी इसके नीचे जाएगा तो आंतरिक भाग में जो तापमान है उसकी अधिकता के कारण वहाँ पे क्या मतलब बन जाती है, जो गैस वगैरह है वो बन जाती है, जल वाष्प बन जाती है। और जब वो जल वाष्प अधिक तथा तीव्र गति से क्या होगा, वो उसका फैलाव होगा, तो उसकी वजह से जो भूकंप है उसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि जो प्रशांत महासागरीय एरिया है वहाँ पे इस प्रकार का ज़्यादा है, क्योंकि एशिया का पूर्वी भाग और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वो स्थल तथा जल का क्या होता है वहाँ पे मिलन होगा, और उसी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जब एशिया महाद्वीप का भी पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो जापान है, जापान द्वीप है, क्यूराल द्वीप है, फिलीपींस वगैरह है, ठीक है ना। और वो लास्ट उसकी जो उसकी ब्रांच है वो निकलती है न्यूजीलैंड तक जाती है। तो वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो इस दृष्टि से जो सागर व स्थल का क्या होता है मिलन होता है, उस वजह से वहाँ पे भूकंप है उसके आने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो वो जो पानी जिसके नीचे जाएगा तो तापमान ज़्यादा है, उसकी वजह से वो जल वाष्प बनेगा, उससे जो फैलाव होगा उसकी वजह से भूकंप है वो ज़्यादा आता है। और जापान में अधिक भूकंप आने का जो पीछे जो कारण रहता है वो यही माना है वो जाता है। फिर ज्वालामुखी क्षेत्र है, तो ये तो अपने पहले ही पढ़ा था, कि भूकंप के कारण उसमें पहले ज्वालामुखी क्रिया। तो हमेशा जहाँ पे भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा और वो बहुत ही तीव्रता से तथा अचानक घटित होगा तो उससे जो है वो भूकंप की क्या है वो उत्पत्ति मानी जाएगी। तो वो ज्वालामुखी जहाँ पे घटित होता है वहाँ पे भी भूकंप आने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। चौथा रहता है कि विनाशकारी प्लेट सीमाओं का अपसरण। अब इसमें क्या होगा कि अपने प्लेटों के जो पार्श्व पड़े थे, किनारे पड़े, वो 3 अपसारित पड़ा था, अभिसारी पड़ा था और तीसरा पड़ा था संरक्षित या रूपांतरित किनारा। अब जब विनाशकारी का मतलब अभिसारी किनारे की बात कर रहे हैं, अभिसारी में क्या होता है कि जो 2 प्लेटें रहती हैं वो एक ही दिशा में क्या होती है गति करेगी, तो इसमें टकराव होगा और उससे जो क्या है भूभाग का विनाश भी हो सकता है और उसकी वजह से क्या होगा, जो भूकंप है उसके आने की संभावना रहेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो 4 कारण होते हैं उसकी वजह से जो भूकंप है उसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब अपन भूकंपों का जो विश्व वितरण पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से ऐसे एरिया है, सामान्य रूप से अपन एक वर्गीकरण देखते हैं कि विश्व में कौन से एरिया में भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। वो 3 एरिया है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है पूरे विश्व के अंदर। तो इसीलिए उसके 3 क्षेत्र माने जाते हैं। एक तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, एक मध्य महाद्वीपीय पेटी होती है क्योंकि ये महाद्वीपों के बीच में जैसे अपन कहते हैं यूरोप का क्षेत्र है, एशिया का है, और भूमध्य सागरीय जो एरिया है क्योंकि ये विश्व के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसलिए इसको मध्य महाद्वीपीय पेटी है ये। मध्य महाद्वीपीय पेटी है। तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी है क्योंकि ये महाद्वीपों के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो एशिया का, यूरोप का तथा जो भूमध्य सागरीय जो एरिया है वो सब मध्य महाद्वीपीय पेटी का है भाग माना जाएगा। तो विश्व के लगभग अपन मानते हैं कि 63% जो अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, वो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आते हैं। उसके अलावा लगभग 21% जो भूकंप आने की संभावना रहती है, 63% तो यहाँ पे रहती है भूकंप आने की संभावना, और 21% कहाँ रहती है, इस एरिया के अंदर। तो दूसरी जो भारत की जो भूकंप पेटी है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में गिनी जाएगी। उसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी है, मतलब जो अटलांटिक महासागर है उसका जो बीच वाला भाग है वहाँ पे दोनों तटों की और जो मध्य महासागरीय कटक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो हिंद महासागरीय भूकंप क्षेत्र है वो मध्य अटलांटिक पेटी है, उसके अंतर गिना जाता है। तो अभी एक एक करके इसको अभी देखेंगे अपन।
तो देखिए ये जो पेटी है वो प्रशांत महासागर है, इससे संबंधित है। इसका नाम प्रशांत इसलिए पड़ा है कि वो किससे संबंधित है, प्रशांत महासागर से। अब देखिए जो ये प्रशांत महासागर के जो दोनों तट है, मान लिया कि ये प्रशांत महासागर है पूरा फैला हुआ है, अब प्रशांत महासागर जब अपन विश्व के मैप में देखते हैं, इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका है, इधर अफ्रीका है और इधर यूरोप आता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो एरिया है एशिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अब ये जो तट है और ये जो तट है इधर से लगाकर ये इधर वाला जो तट है पूरा, अब ये एशिया महाद्वीप है, तो एशिया का कौन सा भाग है, पूर्वी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया का जो तट लगता है वो प्रशांत महासागर से लगेगा इधर, ये तो इधर ही है जापान, चाइना, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट न्यूजीलैंड तक अपन जाते हैं, ये पूरा का पूरा है वो प्रशांत महासागर तट लगेगा। किसका लगेगा, प्रशांत महासागर। फिर अपन उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का भी ये जो पश्चिमी तट लगेगा, कौन सा, इन दोनों का, वो भी किससे लगेगा, प्रशांत महासागर से लगता है। अब क्या है कि प्रशांत महासागर के दोनों तट, मतलब प्रशांत महासागर का कौन सा पश्चिमी तट भी है और प्रशांत महासागर का पूर्वी तट, ये दोनों एरिया ऐसे हैं जैसे अभी अपन एक कंडीशन पढ़ी थी कि इन दोनों क्षेत्र में स्थल तथा जल का क्या रहता है, मिलन रहेगा। क्योंकि एक महाद्वीपीय भाग है, दूसरा महासागरीय भाग है, इधर भी एक महाद्वीपीय भाग है और इधर क्या है, महासागरीय भाग है। तो देखिए विश्व का ये सबसे क्या है, विस्तृत भूकंप क्षेत्र माना जाएगा, यानी जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है वो विश्व का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र माना जाता है। और इसकी इसी बात से अपन ये स्पष्ट हो जाता है कि पूरे विश्व के लगभग 63% जो भूकंप आएंगे वो इसी प्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। अब उसको बाद ये भी पढ़ेंगे कि प्रशांत महासागरीय पेटी में जो अधिक भूकंप आते हैं उसके पीछे के कारण क्या, उसके पीछे की रीजन क्या है। देखिए अब दूसरी बात है, जो प्रशांत महासागरीय पेटी है उसका जो आरंभ होता है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, मतलब यूँ कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का है, अलास्का, देखिए अलास्का के बारे में ये है कि अलास्का राजनीतिक रूप से तो अपन कहते हैं अमेरिका का भाग गिना जाता है और भौगोलिक रूप से अपन देखते हैं तो वो कनाडा के अंदर रहता है, लेकिन कुल मिलाकर ये यूएसए का भाग है। तो अलास्का से शुरू होकर लास्ट में सिली तक पहुंचता है, मतलब उत्तरी अमेरिका के अलास्का से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका का जो देश है सिली, वहां तक ये जो पूरी पेटी है और पूरा का पूरा तट किससे लगता है, प्रशांत महासागर से लगता है। अब ये इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाएगा। अब इसके अलावा पूर्वी एशिया में अगर बात करते हैं कि ये तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के जो तट लगता है प्रशांत महासागर, उसकी बात हो गई। अगर अपन एक और शाखा की अगर बात करते हैं, ये इसकी पहली शाखा मानी जाएगी प्रशांत महासागर, जहाँ पे भूकंप सबसे ज़्यादा आता है ये। अब इसके पीछे एक और भी रीजन है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, यहाँ से उत्तरी अमेरिका के अलास्का से लेकर दक्षिणी अमेरिका के सिली तक का ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ज्वालामुखी क्षेत्र भी माना जाता है। और दूसरी बात है कि ये पूरा का जो एरिया है वो नवीन
वलित पर्वत भी है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है, ये दोनों जो पर्वतमाला है, एक तो नवीन पर्वतमाला है, और दोनों ही कहाँ पे पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर पाई जाएगी, और वहीं पे जलीय भाग है। इसीलिए अपन कहते हैं कि ये कंडीशन भी यहाँ पे लागू हो रही थी, और दूसरी भी अपन बोल रहा था कि जो वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत है, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसीलिए ये जो एरिया है वो सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित माना जाता है। और तीसरी कंडीशन, ये पूरा का पूरा जो ये रॉकी तथा एंडीज का जो भाग है वो ज्वालामुखी दृष्टि से भी क्या माना, सक्रिय माना जाता है। तो तीनों कंडीशन देखो हो गई, स्थल जल का मिलन हो गया, नवीन वलित पर्वत भी हो गया, और ज्वालामुखी क्षेत्र भी है वो माना जाता है। इसीलिए वहां पे भूकंप का सबसे अधिक होने का सबसे प्रमुख कारण यही है। ये इसकी पहली शाखा है, ठीक है ना। दूसरी शाखा की अगर बात की जाएगी तो ये पूर्वी एशिया में कमसट का द्वीप है। पूर्वी एशिया में कमसट का द्वीप से आरंभ होकर, ये पूर्वी एशिया में जो कमसट का द्वीप है वहां से आरंभ होकर फिर पूर्वी एशिया में सम्मिलित करते हुए पूर्वी एशिया में कमसट का द्वीप है, वहां से आरंभ होते हुए पूर्वी एशिया में जो कीराल द्वीप है, जापान द्वीप है तथा फिलीपींस द्वीप है, वो पूरा का पूरा एरिया। और दूसरी बात है कि फिर ये लास्ट में जो न्यूजीलैंड है वहां तक भी ये पहुंचती है। ये जो शाखा है, जापान भी इधर ही है, तो कीराल द्वीप है, जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप है, और उसके बाद ये जो शाखा है पूरी की पूरी न्यूजीलैंड तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? तो ये अपन कहते हैं कि प्रशांत महासागर की दूसरी प्रमुख शाखा मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसी दूसरी शाखा में अपन कहते हैं जो जापान है, वहां प्रतिवर्ष 1500 भूकंप आते हैं। इसीलिए वहां पे जो मकान वगैरह है वो लकड़ी और तख्ते के वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि गिर भी जाता है तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, इसको वापस बनाना भी क्या रहता है, सुविधाजनक रहता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है, इस वजह से यहाँ पे भूकंप है वो ज़्यादा आते हैं। तो ये प्रमुख जो प्रशांत महासागरीय पेटी थी उसको अभी अपन ने देखा, ठीक है ना। अभी अपन जो दूसरी प्रमुख पेटी है, पेटी को अपन मेखला भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का बेल्ट भी बोल सकते हैं। इसको पेटी को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बेल्ट होता है, ठीक है ना। मतलब इसको अपन जॉन भी बोल सकते हैं, जैसे क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी, उसको देखेंगे। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस पेटी को भूमध्य सागरीय पेटी के नाम से भी जानते हैं। यानी इस पेटी का दूसरा नाम क्या है? यानी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, उसको अपन भूमध्य सागरीय जो पेटी है उस नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये जो एक प्रकार का बेल्ट है, मध्य महाद्वीपीय जो बेल्ट है, उसमें जो भूकंप आते हैं उसके पीछे दो रीजन है जो अलग अलग अपने भूकंप के जो प्रकार जैसे पढ़े थे ना, उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के कारक के आधार जो भूकंप होते हैं, जैसे संतुलन मूलक भूकंप था, भ्रंश मूलक भूकंप था, ठीक है ना, प्लूटोनिक भूकंप था। तो ये मध्य महासागरीय जो पेटी है वहाँ पे जो भूकंप आता है उसके पीछे दो रीजन है, संतुलन मूलक के कारण तथा भ्रंश मूलक के कारण आता है।
तो यहाँ पे जो भूकंपों का जो अंकन होता है, भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक है, उसकी वजह से होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो बेल्ट है, मध्य कॉन्टिनेंटल जो बेल्ट है, विश्व के लगभग 21% जो भूकंप आते हैं वो इसी एरिया के अंदर आते हैं। अब दूसरी इस बेल्ट की ये विशेषता होती है कि ये पेटी स्थलीय भाग से होकर गुजरती है। मतलब एक प्रकार की यूँ कह सकते हैं कि ये जो पेटी है वो महाद्वीपीय भागों से होकर ज़्यादा गुजरती है। मतलब जिसका अधिकांश भाग स्थलीय होता है उसको अपन महाद्वीपीय पेटी बोलते हैं, और जिसका अधिकांश भाग जलीय है उसको अपन महासागरीय बोलेंगे। तो इसको अपन महाद्वीपीय इसीलिए बोलते हैं कि इसका अधिकांश भाग है वो स्थलीय, इसीलिए अपन कहते हैं कि ये जो पेटी है उसका जो अधिकांश जो एरिया है वो स्थलीय भाग में है। कहाँ पे आता है ये। अब जब स्थलीय भाग और जलीय भाग में डिफरेंस ये है कि स्थलीय भाग मनुष्य के आवास की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जलीय भाग में उतना जो आवास है वो नहीं, हाँ जलीय का मतलब उसके तट के आसपास तो रहेगा, लेकिन पानी के अंदर की बात की जाए वहाँ पे नहीं है। स्थलीय भाग में क्या है, लोगों के रहने की जो क्षमता है वो ज़्यादा, लोग रहना भी ज़्यादा पसंद करते हैं और वो एक सुविधाजनक क्षेत्र है वो भी माना जाता है। अब स्थलीय भाग से जब ये एरिया, ये जो पेटी है वो गुजरेगी तो वहाँ पे जो भूकंप अगर आएगा तो उससे नुकसान की संभावना भी उतनी क्या रहती है, वो ज़्यादा रहती है। अब देखिए ये जो पेटी है उसका आरंभ कहाँ से होगा, तो ये आरंभ जो होती है वो यूरोप महाद्वीप से होती है। ये तो मैं अभी बार बार यही बोल रहा था कि जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसके अंदर एक तो आता है यूरोप महाद्वीप का भाग आता है, एशिया महाद्वीप आएगा, उसके अलावा फिर अपन के जो ब्रह्मा देश है एशिया का ही है, जिसको म्यांमार भी बोलते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में जो आल्प्स पर्वत है, यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत, एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत, और बर्मा होते हुए इसकी जो एक शाखा है उसमें भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो भी माना जाएगा। तो यूरोप महाद्वीप आ गया, यूरोप का आल्प्स पर्वत, एशिया महाद्वीप का हिमालय पर्वत, ब्रह्मा का जो पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय भाग है, वो भी इसी का भाग होगा, और भूमध्य सागर भी इसके अंदर आएगा। यानी भूमध्य सागर में जो भूकंप आता है वो भी कौन से एरिया में गिना जाएगा, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत है वो गिना जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये आ गई कि यूरोप महाद्वीप का आल्प्स पर्वत में जो भूकंप आ रहा है उसका एरिया, एशिया महाद्वीप में हिमालय में आ रहा है वो एरिया, ब्रह्मा में की जो पर्वतमाला उसमें आ रहा है वो एरिया, और जो भूमध्य सागर में जो भूकंप आते हैं वो सब मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत है वो गिने जाएंगे। अब इन क्षेत्र में जो सबसे प्रभावित जो क्षेत्र माने जाते हैं, अब एक देश की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो अपन कहते हैं इटली है, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास में जो बसा हुआ जो देश है इटली है, वहाँ पे चाइना है उसका भाग है, और एशियाई जो माइनर है और बाल्कन जो द्वीप है वो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। मतलब एशियाई माइनर, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो माने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भारत का जो भूकंप क्षेत्र माना जाएगा, मतलब भारत के अंदर जो भूकंप आते हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में गिने जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो हिमालय वाला भाग है भारत का, वहाँ पे अगर भूकंप आ रहा है तो वो विश्व की दृष्टि से मध्य महाद्वीपीय पेटी का भाग होगा। किसका होगा? मध्य महाद्वीपीय पेटी का। अब हिमालय में जो ज़्यादा भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं? तो उसकी एक रीज़न है कि जो इंडियन जो प्लेट है, भारतीय प्लेट है, वो यूरोपियन प्लेट की ओर गमन कर रही है।
तो यूरोपियन प्लेट अपनी जगह स्थिर है और भारतीय प्लेट उस तरफ क्या होती है, लगातार भारत का जो उत्तरी भाग है वो उत्तर की ओर जा रहा है, तो उससे आपस में टकरार होती है और इसीलिए क्या कि जो हिमालय भाग है वहाँ पे भूकंप है वो ज़्यादा आते हैं। और इसीलिए अपन कहते हैं हिमालय पर्वतीय भाग, उसके बाद भारत में हिमालय जो पर्वतीय भाग है उसमें कश्मीर से लेकर जो असम वाला पूरा पर्वतमाला भाग है, यानी कश्मीर का जो पर्वतीय क्षेत्र लगाकर जो असम तक का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना मानी जाती है। और ये भारत का जो भूकंप की दृष्टि से उसको अपन भारत में जो भूकंप की दृष्टि से जो क्षेत्र है, एक्टिव एरिया है, उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, 3 भाग है। भारत में भूकंप से प्रभावित जो क्षेत्र है वो 3 है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र है उसमें 3 है। सबसे महत्वपूर्ण है वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय। दूसरा है मध्य भारत। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। अब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी कश्मीर से लगाकर जो असम तक का पूरा भाग है, मतलब पूर्वोत्तर का लेकर, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र, वो पूरा का पूरा सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। और भारत का जो भूकंप क्षेत्र है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में गिना जाता है। और इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा भारत का जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है, यानी जिसको उत्तरी भारतीय पर्वतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद मध्य भारत आता है और प्रायद्वीपीय भारत। तो दक्षिणी भारत के जितने भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र वो सब किस में माने जाते हैं, प्रायद्वीपीय भाग में माने जाते हैं। तो ये आपका जो मध्य महाद्वीपीय पेटी था उसका वर्गीकरण हो गया। तो अब दूसरी बात है कि भारत में भूकंप क्या, तो वो भी अभी देखा है कि यूरोपियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट आपस में टकराने की वजह से, मतलब एक प्रकार का वहाँ पे अभिसारी जो पार्श्व पे जैसी क्रिया होती है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, मध्य भारत हो जाएगा और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो अब मध्य भारत है तो सीधी सी ऑब्वियसली देखिए मध्य भारत है वो मैदानी भाग है, तो उसको पर जो मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो मध्य भारत है, इसको अपन किस रूप में भी देखेंगे, मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्यों, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो विशाल मैदान है उस वजह से इसको अपन मध्य भारत है उसको अपन मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। मतलब पहला तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आ गया भूकंप की दृष्टि से, बाद में प्रभावित क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र है और तीसरा आएगा प्रायद्वीपीय भारत। इसको अपन प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप तो पूरा ही पूरा क्या है, पठारी क्षेत्र, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत का पठारी क्षेत्र भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो एरिया आता है मध्य अटलांटिक पेटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस पेटी का संबंध कौन से महासागर से है, अटलांटिक महासागर से है। अब अटलांटिक महासागर के बीच में कटक स्थित है, तो इसीलिए उसको अपन बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। महासागर तो कौन सा है, अटलांटिक। अब जैसे ये है, ये अटलांटिक महासागर है, इसके बीच में एक कटक स्थित है। ये कटक तो समझते हो,
रीढ़ से होता है। अब ये जो महासागर है, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के बीचों बीच में स्थित है विश्व में भौगोलिक रूप से, अगर इसकी जो स्थिति है उसको अगर देखा जाएगा तो। अब क्या है कि ये जो भाग है मध्य अटलांटिक महासागर का मध्य भाग, वहाँ पे मध्य अटलांटिक कटक है वो पाया जाता है। अब इस कटक के दो किनारे हैं, एक पूर्वी होगा तो एक पश्चिमी होगा। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पे जो प्लेट की जो किनार है उसकी अगर दृष्टि से देखा जाएगा तो एक प्लेट है वो इस मतलब एक प्रकार का यहाँ पे जो अपसारी किनारा वाला है वो सिस्टम देखने को मिलता है। अपसारी पार्श्व है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपसारी पार्श्व में क्या होगी, जो दो प्लेट है वो विपरीत दिशा में जाएगी, एक इस तरफ जा रही है और एक जाएगी इस तरफ, मतलब ये। तो क्या होगा कि जब एक प्लेट दाई तरफ जा रही है, एक प्लेट बाई ओर गमन कर रही है, तो बीच में क्या होगा कि इसके नीचे का जो प्रेशर होगा वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेटें होती पास में थी अब वो हटेगी तो उसका जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा या मैग्मा होता है उसको बाहर आने के लिए एक प्रकार का स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है। क्या मिल जाएगी? तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे जो दो प्लेटें वो विपरीत दिशा में जाएगी, इसीलिए अपन कहते हैं कि ये जो एरिया है वो भूकंप जो ज्वालामुखी की क्रिया है उसी दृष्टि से भी ज़्यादा एक्टिव माना जाता है। तो अब इस किनारों के दोनों तरफ जब क्या होगा, ये प्लेटें हटेगी तो उसको स्पेस मिलेगा लावा या मैग्मा को बाहर आने के लिए। तो वो जब लावा या ज्वालामुखी विस्फोट होगा उसके माध्यम से लावा या मैग्मा बाहर आएगा, तो इन दोनों जो मध्य अटलांटिक कटक है उसके दोनों ओर उसका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, एक प्रकार का नया जो क्षेत्र है उसकी स्थापना हो जाती है। तो इसी दृष्टि से अब जब से वो ज्वालामुखी की घटना घटित होगी, अचानक होगी और तीव्रता के साथ होगी, तो यहाँ पे भी क्या है, जो भूकंप आने की है वो संभावना ज़्यादा रहती है। और उसी दृष्टि से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है भूकंप की दृष्टि से पूरे विश्व के अंदर। और इसकी जो शुरुआत होती है मध्य अटलांटिक कटक की, बॉवेट द्वीप है उत्तर की ओर। तो ये जो प्रमुख जो भूकंपीय क्षेत्र है वो प्लेटों के अपसरण के कारण है, यानी एक प्रकार का जो अपसरण की क्रिया होती है उस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तथा और ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसकी वजह से यहाँ पे जो भूकंप है वो आने की संभावना है वो ज़्यादा है। दूसरी बात है, जो प्लेटें विपरीत दिशा में जाएगी एक दूसरे की, तो उससे जो हलचल होती है उसकी वजह से भी भूकंप है वो आ सकता है। और दूसरी बात है कि इसकी जो शुरुआत होती है वो बॉवेट द्वीप से होती है तथा आइसलैंड से आरंभ होकर इसकी जो शुरुआत होती है स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से लगाकर मतलब ये जो मध्य अटलांटिक कटक है उसकी जो शुरुआत होती है उत्तर में, कहाँ से होती है, उत्तरी भाग में। स्पिट्सबर्जन मतलब जो आइसलैंड है वहाँ से लगाकर जो बॉवेट द्वीप है दक्षिण की ओर, वहाँ तक ये पूरा है विस्तृत है। कौन सा, जो मध्य अटलांटिक कटक है वो अटलांटिक महासागर के अंदर उत्तर में इसकी शुरुआत होती है स्पिट्सबर्जन तथा जो आइसलैंड द्वीप है वहाँ से लगाकर जो बॉवेट द्वीप है वहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है ना। तो अधिकतर जो इसमें भूकंप आते हैं इस मध्य अटलांटिक पेटिक में वो भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखा उसके आसपास ही आते हैं। मतलब
मध्य अटलांटिक पेटी है, उस पर जो मध्य अटलांटिक पेटी है, उसमें जो मध्य अटलांटिक कटक है उसकी जो शुरुआत होती है वो स्पिट्ज़बर्जन तथा आइसलैंड से लगाकर जो दक्षिण की बॉवेट द्वीप है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका तक वो फैला हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, जैसे यहाँ से अपन मानते हैं ये उत्तरी भाग है इसका मध्य अटलांटिक कटेगा और ये इसका दक्षिणी भाग, यहाँ से ये पूरा इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें अधिकांश जो भूकंप आते हैं वो भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका भूमध्य नाभि इसलिए बड़ा है कि ये जो भूमि होती है उसको दो भागों में बांटते हैं। तो इसी से विश्व उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसका विभाजन है वो किया जाता है। और जो अपने हिंद महासागरीय पेटी है, हिंद महासागर के जो भूकंप आते हैं वो भी किसके अंदर गिने जाएंगे, मध्य अटलांटिक जो पेटी है उसका भाग है वो माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो पाई जाती है और जो भूकंपों का विश्व वितरण है उसको अपन तीन इस प्रकार से जो ये बेल्ट होते हैं उसके अंदर इसका विभाजन करके वो अध्ययन किया जाता है। अब अपने ये जो चैप्टर था इसका जो भूकंप वाला जो पार्ट है वो पूरा हो गया। अभी अपन देखेंगे जो इसका सेकेंड पार्ट है इसी टॉपिक का, ज्वालामुखी है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ज्वालामुखी से तो लगभग आप परिचित ही हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण रहेंगे, और जब ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है तो एक सामान्य सा व्यक्ति होता है उसके लिए तो सिर्फ ज्वालामुखी होता है। तो ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी प्रकट होने की क्रिया को या ज्वालामुखी क्रिया को सब एक ही अर्थ लिया जाएगा। मतलब एक नॉर्मल से यानी सामान्य रूप से अगर कहा जाएगा तो कोई कहता है कि ज्वालामुखी है तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो ज्वालामुखी भी वही बात है। ज्वालामुखी प्रकट होने क्रिया उसके लिए तो वही महत्व है। और अगर ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं जबकि वास्तव में ये भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाएगा ये अलग अलग अर्थ है इन सभी का। एक सामान्य जो व्यक्ति होगा उसके लिए तो ज्वालामुखी क्रिया को, ज्वालामुखी को या ज्वालामुखी प्रकट होने की क्रिया को एक ही है, लेकिन भूगर्भ शास्त्र में सभी का अलग अलग अर्थ है वो लिया जाएगा। ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी क्रिया का एक भाग होता है। अब ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी क्रिया का एक क्या है, पार्ट होता है उसका। अब ज्वालामुखी क्रिया किसे कहेंगे और ज्वालामुखी किसे कहेंगे, सबसे पहले तो यही समझना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो ज्वालामुखी है वो क्या है। तो देखिए ज्वालामुखी से अभिप्राय उस छिद्र अथवा दरार से होता है। अब पहले समझेंगे ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिनसे होकर, आप पता ही है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या चीज निकलती है, लावा ही निकलेगा। लावा है, गैस है, कंकड़ पत्थर है। और धूल है।
तो कुल मिलाकर कोई भी निकलो वो एक अलग विषय है। चीज ये की है कि ज्वालामुखी से अभिप्राय उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिनसे होकर गर्म लावा, गैस, कंकड़ पत्थर या धूल है आदि निकलते हैं। सीधा साथ ये समझना है कि ज्वालामुखी भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में डिफरेंस होता है, उसको मैं समझा रहा हूँ। ज्वालामुखी क्या होगा कि उस छिद्र अथवा दरार से होगा जिससे होकर कोई गर्म लावा, गैस, कंकड़ पत्थर, धूल आदि निकलते हैं। मतलब ज्वालामुखी से मतलब इन चीज़ों से क्या ये चीज़ें क्या होती है, बाहर निकलती है। एक जैसे एक नली होती है, पाइप होता है, उससे होकर पानी कैसे आता है, उसी तरह से जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिस छिद्र से होकर ये पदार्थ है वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब ज्वालामुखी क्रिया किसे कहेंगे वो अलग है। तो भाई देखिए ज्वालामुखी है उसके लिए तो अपन वॉल्केनो शब्द यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, VLCONOES। अब एक होती है ज्वालामुखी क्रिया, ये इसको अपन वॉल्केनोसिटी बोलते हैं। ये तो है वॉल्केनो, ये है वॉल्केनोसिटीज। अब देखिए अब ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उससे जो निकलने वाले पदार्थ है के बाहर प्रकट होने की जो प्रक्रिया होगी उसको अपन ज्वालामुखी क्रिया की, मतलब सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उनसे ये जो पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी, यानी मतलब जो लावा हो रहा है या गैस निकल रही है या कंकड़ पत्थर या धूल, इन सबको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, ये मतलब जो ज्वालामुखी क्रिया है उसका मतलब क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो बाहर निकलने वाले पदार्थ, जो बाहर निकलने की जो पदार्थों के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है, ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकलने जो पदार्थ बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया बोलेंगे। और जिस छिद्र या दरार से होकर ये पदार्थ बाहर निकलते हैं उसको अपन ज्वालामुखी बोलते हैं। ये इसमें डिफरेंस रहता है जो भूगर्भ शास्त्र होता है उसकी दृष्टि से। इंग्लिश के अंदर वॉल्केनोसिटीज और ये वॉल्केनोज होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मतलब ज्वालामुखी होता है ज्वालामुखी का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाएगा तो जिसके मुख से आग की ज्वाला निकले उसी को अपन ज्वालामुखी बोलेंगे। अब देखो ये ज्वाला मतलब आग होगा, मुखी मतलब मुख से ले सकते हैं, तो जिसके मुख से आग निकले उसी को अपन क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी बोलेंगे। तो जिसके मुख से आग की क्या निकलेगी, ज्वाला। ज्वाला का मतलब लपटें होती है ना, जैसे आग लगती है उस समय वो जो लपटें निकलती है वो, तो ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ ये लिया जाएगा जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो, ठीक है ना। तो ये इसका जो सामान्य अर्थ है वो लिया जाएगा। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यानी अगर आपको को पूछता है कि ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसके मुख से आग की ज्वाला निकले वो क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी है वो कहलाता है। यहाँ पे जो वर्सेस्टर बॉडी
वो मौर्य ने ये बताया है वशिष्ठ मौर्य ने ये बताया है कि इन्होंने ये बोला है कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है वशिष्ठ मौर्य ने ये बताया कि जो ज्वालामुखी क्रिया है उस जगह इन्होंने इसको वल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो अपन कहते हैं कि ज्वालामुखी जो क्रिया होती है वल्केनिसिटी होती है, उस जगह जो वशिष्ठ मौर्य उन्होंने वहां पे वल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया है। मतलब वो जो वशिष्ठ मौर्य इन्होंने ज्वालामुखी की जगह यानी जो वल्केनिसिटी होती है उस को वल्केनिज्म जो शब्द होता है वल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया है। अब ये जो वशिष्ठ मौर्य इसके अनुसार जो ज्वालामुखी वो क्रिया होती है जिसपे गर्म पदार्थ धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। मतलब कहने का मतलब है जो वशिष्ठ मौर्य ने ये बताया है कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसके अंतर्गत जो भी गर्म पदार्थ होता है उसको धरातल की तरफ पर आने की जितनी भी क्रिया होती है उन सबको सम्मिलित किया जाएगा। मतलब एक सीधा सा अर्थ बताया इन्होंने कि जो गर्म पदार्थ होता है उसमें से जो धरातल के ऊपर आने की जितनी भी क्रिया सम्मिलित की जाएगी, मतलब गर्म लावा है, गैस है, कंकड़ पत्थर, धूल वगैरह है, ये जो भी क्रिया है उस सभी को किसमें शामिल किया जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इन्होंने जो शब्द है उसको थोड़ा चेंज करके बताया है कि जो वल्केनिज्म शब्द होता है उसकी जगह वो वल्केनिसिटी जो शब्द होता है उसकी जगह वल्केनिज्म शब्द है उसका प्रयोग किया है। तो फिलहाल अपन देखिए ये जो क्लास है उसी को अभी यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं। जब भी अपने क्लास होगी नेक्स्ट क्लास उसके अंदर जो ज्वालामुखी के जो वर्गीकरण है उसको अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।